बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खालिद बारू वीलॉग में खुश आमदीद। आज एक सवाल मुझे किसी ने पूछा कि आपका क्या ख्याल है कि इलेक्शन में क्या होने वाला है, जो सियासी मंजर आप देख रहे हैं, आपकी क्या समझ में आ रहा है। मेरा जवाब ये था, इलेक्शन होते क्या हैं, इलेक्शन क्यों लड़े जाते हैं, सियासी पार्टियां इलेक्शन क्यों लड़ती हैं। इलेक्शन इसलिए लड़े जाते हैं कि ताकि हम अपना मंशूर, अपना लाहे अमल जो हम मुल्क के लिए या कौम के लिए या अपने इलाके के लिए या अपने लोगों के लिए जो चाहते हैं वो हमारे पास पावर आए, ताकि हम वो पावर इस्तेमाल करके अपने वो मसले मसाइल खुद हल कर सकें और रूल कर सकें। इसलिए इलेक्शन लड़े जाते हैं। दो सियासी पार्टियां जब आमने सामने आती हैं तो फिर उनका मकसद यही होता है कि इसको शिकस्त दी जाए और मुझे फतह हासिल हो, ताकि मेरा नज़रिया, मेरी सोच, मेरे लोग, मेरा इलाका आगे तरक्की करे और उसके फैसले मैं खुद कर सकूं। ये अजीब बुनियादी वो मकसद सियासी पार्टियों का भी यही मकसद होता है कि जो उन्होंने मंशूर पेश किया है अवाम के सामने, उसको जो है वो बरोकार लाएं और ला के मुल्क की बेहतरी या अवाम की बेहतरी या अपने लोगों की बेहतरी कर सके। अब जो सवाल हुआ है इलेक्शन के हवाले से, उसका जवाब जो मेरी समझ में आया, जो अल्लाह ताला ने मुझे समझ अता फरमाई, आपके साथ शेयर करता हूँ। गैब का हाल अल्लाह बेहतर जानता है। अपने पास ना तोता है, ना मैना है, ना चुड़ैल है, ना जिन है, सिवाय अल्लाह की ज़ात के। अच्छा जी, बलूचिस्तान में आपने देखा मियाँ नवाज शरीफ साहब पहुँचे और मियाँ नवाज शरीफ के से पहले सरदार साहब, ख्वाजा साद रफ़ीक, शहबाज शरीफ और भी पार्टी के सीनियर लोग ये वहाँ पे पहुँचे और उन्होंने फर्दन पहले से हर पार्टी के साथ मुलाकात करके, हर बंदे के साथ मुलाकात करके जिनको नवाज शरीफ के साथ मिलाना था वो उन्होंने स्टेज पूरा रेडी कर दिया। मियाँ साहब आए। मियाँ साहब की मीटिंग में अगर पीटीआई बैठी थी तो पीटीआई के साथ शबाब मिले वो मिली पख्तूनख्वा पार्टी भी बैठी थी, नेशनल पार्टी भी बैठी थी और भी बाप पार्टी भी बैठी थी। तो जनाब, सूबा बलूचिस्तान की जो 5 या 6 मतहारब पार्टियां हैं जो एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ती हैं, कोई एक सियासी पार्टी के साथ मिलके, कोई किसी सियासी पार्टी के साथ मिलके, तो वो सारी ही सियासी पार्टियां मियां नवाज शरीफ के साथ बैठी हुई थी। अब जाहिर है इसकी ग्राउंड पहले तैयार हो चुकी थी। वो आए और वो नून लीग में शामिल हो गए। 30 से 35 इलेक्टेबल्स बलोचिस्तान से नून लीग में शामिल हो गए। अब जो पीपल्स पार्टी है ना, उसका एक ज़हन में रखें कि पीपल्स पार्टी एक ताकतवर फरीक है। सियासी जमातों में हमारे मुल्क में एक ताकतवर फरीक है। उसने अपनी एक जगह, एक स्पेस बनाई हुई है और उसको होल्ड किया हुआ है। इसीलिए मुस्लिम लीग नून जो है वो एमकेएम के साथ और पीर पगाड़ा के साथ और जीडीए के साथ और कुछ साथ इलेक्टेबल के साथ मिलके सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़ रही है। तो जो पीपल्स पार्टी का जो वजूद है, जो मुकाम है, वो है। यानी अगर देखा जाए तो अगर हुकूमत, कोई कौमी हुकूमत टैब या इस तरह की जो चीज़ें चल रही हैं, कोलेशन गवर्नमेंट बनती है, तो उसमें पीपल्स पार्टी का ऑलरेडी दूसरा नंबर है। नून लीग फर्स्ट एंड सेकंड पीपल्स पार्टी। अब वो वक्त आने पे हो जाएगा। ये अब सियासी गहमा गहमी करनी ज़रूरी है। कोई तूफ़ानी बयान इधर से, कोई गर्म बयान इधर से आने ज़रूरी हैं ताकि एक माहौल बन सके। तो वो उसको प्रेसिडेंट भी बनाया जा सकता है, उनको और भी बड़े मामलात हैं। तो वो उसका मुकाम, उसकी जो है वो है फर्स्ट सेकंड है। अब आ जाए बाकी जो 18, 20, 30 पार्टियां हैं उनको देखिए जनाब। हर पार्टी अपने इलाके में या अपने एरिए में या अपनी यूनियन काउंसिल में या अपनी पीपी में या एनए में या तहसील, ज़िला, जहां जहां वो मौजूद हैं और उनका वजूद है और उनके स्टेक होल्डर हैं, बेसिकली वसी अल बुनियाद जो हुकूमत, कौमी हुकूमत जो बनने जा रही है, पता नहीं बनती है नहीं बनती, लेकिन जो बात चल रही है उसमें ये सारे लोग शामिल होंगे।
सारे लोगों को शामिल करके इनसे इनको जहाँ पे इनके स्टेक्स हैं, जहाँ पे होल्ड है, समझ लें उसको एक डिवीज़न बना दिया गया। जैसे मौलाना फजल रहमान है, मौलाना फजल रहमान तो कहते हैं कि पूरा खैबर पख्तूनख्वा ही मेरा है, लेकिन इस तरह नहीं होगा। खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ जो शहर, ज़िला, तहसील उनके होल्ड में है जमीयत उलमा पाकिस्तान, इसी तरह पीटीआई के कुछ इलेक्टिबल्स हैं और खटक साहब की अपनी पार्टी का भी काफ़ी वो इन्फ्लूजन है। तो जो जहाँ पे है वो वहीं पे उसको अख्तियारात दे दिए जाएंगे, बजाय इसके कि वो मुकाबला करे। सियासत का तो मतलब ही यही है, मुकाबला किया जाए, मंशूर दिया जाए, वोट लिए जाए, फिर आके वो उसको अमली जामा पहनाया जाए। तो ये जो इलेक्शन की बात होती है ना, ये जो पता नहीं होंगे नहीं होंगे, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि इस टॉपिक पे बात ही ना करो कि होंगे या नहीं होंगे। लेकिन वो हम बात करें या ना करें, वो जो गो स्लो पॉलिसी निगरान हुकूमत की चल रही है, तरीक दो तरीक दो तरीक दो, अच्छा वेखिया कि नहीं गुजारा होता पाया, दे दो तरीक। इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियां कर रहे हैं, ये सब ज़बानी जमा खर्च है। समझ लें टेबल पे हर चीज़ पड़ी हुई है, जैसे जो सिचुएशन होगी उसके मुताबिक जो है ना वो मामला चलेगा। खान साहब तरीके इंसाफ नहीं है। मैं इसके मौजू के ऊपर बात भी नहीं करता, क्योंकि ये मौजू चल रहा है, केसेस चल रहे हैं। वो जब वो केसेस चलेंगे, वो आगे क्या होता है, वो अदालतों का काम है, कानूनी अमल है, उसमें हम क्या कर सकते हैं। तो जो मौजूदा जो सिचुएशन है, जो मौजूदा स्क्रीन हमारे सामने है, हम सिर्फ उसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो जनाब, जो मेरी समझ में आ रहा है वो ये आ रहा है कि जिस आदमी ने किसी सियासी पार्टी की मुखालफत करनी है, मसलन नून लीग की है, वो हुकूमत में आती है, तो उसके मुखालफत करने वाले कौन होंगे? एएनपी होगी, पीपल्स पार्टी होगी, कोई सिंध से कोई पार्टी होगी, पंजाब से तरीन साहब होंगे, अलीम खां होगा, वहाँ से खटक होगा। तो इतने स्यापे डालने की ज़रूरत नहीं है। तो उससे बेहतर है कि इन लोगों को, जिन्होंने कल हुकूमतों में आके डिमांडें करनी है, मुखालफत करनी है, मामला ख़राब करने हैं, तो क्यों ना उनको साथ लेकर चला जाए। और उसके पीछे जो वजह है, जो रीज़न है, जो लॉजिक है, वो है इमरान खान। क्योंकि अगर इलेक्शन करवाए जाते हैं, फ्री एंड फेयर ना भी हों, जिस तरह के मर्जी इलेक्शन करवा के देख लिए जाए, ज़िमनी इंतखाबात हो चुके हैं, वो हम देख चुके हैं। तो अगर इलेक्शन करवाया जाए, 90% जो वोटर है वो तो वोट इमरान खान को ही डालेगा। तो फिर ऐसे इलेक्शन में जाने का फ़ायदा क्या, जिसमें आपने हार जाना है। और अगर खान साहब से पूछा जाए कि खान साहब इस वक्त जेल में, अगर उनसे पूछा जाए कि खान साहब आप कुछ मौजूदा हालात के बारे में क्या सोच है आपकी, तो मैं यहीं बैठे आपको बता सकता हूं कि खान साहब क्या कहेंगे। खान साहब कहेंगे ठीक है, फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाएं, और जब मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा तो मैं जनरल नसीर को कुछ नहीं कहूंगा। समझे आप क्या मतलब है इस बात का? यानी कि उनकी सोच वही है जहां गिरफ्तारी से पहले थी, और ये और 5 साल बाद भी ये सोच यही रहेगी, क्योंकि उनको ये यकीन ही नहीं आना कि हालात बदल चुके हैं और मामला बहुत आगे चला गया है। अब ये इतना कुछ रिवर्स नहीं हो सकता। यही बात भुट्टो साहब के बारे में भी थी कि भुट्टो साहब को आखिरी टाइम तक इस बात का नहीं यकीन था कि ये लोग मुझे फांसी दे देंगे। वो तो जब रात को रेड वारंट उनके सामने लाया गया तो फिर वो शॉक्ड हो गए, हाउ इट्स पॉसिबल। यानी उनको नहीं यकीन आया कि ये लोग मुझे फांसी दे रहे हैं और सुबह मेरी फांसी है। यही हालत खान साहब की है। खान साहब को भी नहीं यकीन आ रहा कि सब कुछ बदल चुका है और उनका ज़हन वहीं अटका हुआ है, वो उस ज़हन को बदलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी जो है वो ये है कि इस वक्त आम आदमी को कोई लेना देना नहीं, कानूनी बातों से आम आदमी को कोई लेना देना नहीं। उसको इतना पता है कि खान साहब ने जो जहन एक बना दिया है इनका, ये चोर, ये डाकू, ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे, और आई एम द बेस्ट। आम आदमी इमरान खान को वोट देगा अगर वोट की ताकत आम आदमी के हाथ में आई तो ये जो सारा बंदोबस्त हो रहा है ये इसीलिए हो रहा है जनाब कि जब सारी सियासी पार्टियां, यानी सारे मुल्क की सियासी पार्टियां किसी एक जगह बैठ जाए और एक जगह बैठ के वो एक मिसाके मईशत कर लेते हैं 10 साल के लिए कि सारे मिलके हम मुल्क की इकॉनमी बेहतर करेंगे,